चलिए भाई, आज आप लोगों को जो है करंट अफेयर्स किस एग्जाम के लिए RO 11 फरवरी और PCS 17 मार्च के लिए करंट अफेयर्स आपको उपलब्ध करवाया जा रहा है। अभी 2 से 3 दिन तक हम लोग को कोई क्लास करंट अफेयर्स में नहीं है। उसका बहुत बड़ा रीज़न है कि PCS का इंटरव्यू चल रहा था 10 तारीख से, हम बहुत व्यस्त रहे हैं, इसलिए जो है नहीं आपको क्लास मिला है। आज से कंटिन्यू मिलने वाला है। कौन सी है ये अक्टूबर, और देखा जाए तो अक्टूबर कुछ करंट अफेयर्स इसमें है और कुछ करंट अफेयर्स कब के हैं ये इसमें नवंबर के भी हैं, 1-2 दिसंबर के भी हैं। अब करंट अफेयर्स मंथली नहीं पढ़ना चाहिए, ढूंढना चाहिए कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, उसी को आप जो है कलेक्ट करिए, उसी को आप रिवाइज करिए। क्योंकि करंट अफेयर्स तो बहुत अधिक होता है, उसमें से अगर ये देखा जाए, आप ये चाहते हो कि कम से कम मेरा काम चल जाए, तो उसके लिए कई मैगजीन से थोड़ा थोड़ा करके आप कलेक्ट करिए। और मैगजीन ही नहीं, आपको गूगल के सहारा लेना पड़ सकता है। मैं यूट्यूब की बात नहीं करूंगा, यूट्यूब पर भी आप जाके कहीं देख सकते हैं, लेकिन बात होती है कि जिसने कलेक्ट किया हो यूट्यूब पर उसका सोर्स क्या है, ये बहुत बड़ा सवाल होता है। नहीं तो बहुत सारे चैनल पे आप जाकर ढूंढते रहेंगे, इतना ज़्यादा मटेरियल होगा, 800, 900, 1000 पेज करंट अफेयर्स आपको मिल जाएगा, उससे आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। करंट अफेयर्स कम से कम में होना चाहिए, है ना। तो जो भी वीडियो इसके पहले नहीं, आपको बता दिया है कि क्यों नहीं मिला है, क्योंकि PCS का इंटरव्यू चल रहा था, इसलिए ऐसा कर दिया गया था कि वीडियो नहीं बन पाया था ना, हम लोग क्लास लिए थे। आज हम लोग क्लास क्या है, 16वां भारतीय नागरिक परिवहन सम्मेलन। बहुत ही अच्छा सवाल है ये। नवंबर ये महीने करंट अफेयर्स अक्टूबर नवंबर का है ये, यानी कि 27 और 29 अक्टूबर 2023। आजकल डेट की बड़ी महत्ता है। अभी APS का एग्जाम हुआ या स्टाफ नर्स का एग्जाम हुआ, हर जगह लगभग डेट पूछा जा रहा है, तो डेट को भी आपको जानना चाहिए। क्या 16वां भारतीय नागरिक परिवहन सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ और कब हुआ, और उसकी थीम हमको जानना चाहिए। तो कब हुआ था, 27 से 29 अक्टूबर 2023 तक। कहाँ हुआ, नई दिल्ली में हुआ। ठीक, दूसरा सवाल आपका। तीसरा क्या, इसकी थीम क्या है या इसका विषय क्या है। इसकी थीम क्या है, एकीकृत और लचीला शहरी परिवहन। क्या है थीम इसका, एकीकृत और लचीला शहरी परिवहन। आपको हमेशा थीम कुछ जो महत्वपूर्ण मतलब आयोजन किए जाते हैं, सम्मेलन भी होते हैं, तो उसमें आपको ध्यान देना चाहिए कि आपको जो विशेष कुछ ऐसे हों क्योंकि थीम आपको पता होना चाहिए। यहाँ तो 3 सवाल आपके सामने दिख रहे हैं कि 16वां भारतीय नागरिक परिवहन सम्मेलन कब हुआ, डेट का क्वेश्चन आपको दिख रहा है, दूसरा कहाँ हुआ ये दिख रहा है, तीसरा इसके थीम का दिख रहा है। लेकिन चौथा सवाल कहाँ छिपा है। चौथा सवाल है क्या है कि भारतीय नागरिक परिवहन सम्मेलन का क्रम क्या था। तो उसका क्रम क्या है, उसका क्रम 16वां है ना। एक सवाल, यानी कि इसमें 4 क्वेश्चन है। अगर आप क्वेश्चन बना के एक ही लाइन में कई क्वेश्चन बना लेते हैं करंट का, तो रिवीजन करना ही बहुत आपके लिए आसान होता है। नेक्स्ट है यूनेस्को की क्या क्रिएटिव सिटी की बात की गई है। यूनेस्को ने सृजनात्मक शहर नेटवर्क यानी क्रिएटिव सिटी नेटवर्क सूची जारी किया, लिस्ट बनाया। उस लिस्ट में भारत के 2 शहरों को शामिल कर लिया गया। एक सवाल क्या है, यूनेस्को ने सृजनात्मक शहर नेटवर्क सूची में भारत के कितने शहरों को शामिल किया है। तो आप बताएंगे 2 शहरों को शामिल किया। कितने शहरों को, 2 शहरों को शामिल किया। वो 2 शहर कौन से हैं, एक है कोझिकोड, वो कहाँ है, केरल का है, और दूसरा ग्वालियर है, किसका है, MP का है। अब एक बात ये सवाल पूछ सकता है आपसे, क्या ये भी हाल ही में यूनेस्को ने क्रिएटिव सिटी नेटवर्क लिस्ट में भारत के कोझिकोड को शामिल किया है, किस श्रेणी में शामिल किया है। तो आप बताएंगे साहित्य की श्रेणी में। ऐसे ही ग्वालियर के साथ क्या ग्वालियर को संगीत की श्रेणी में शामिल किया गया है। ठीक, अब एक सवाल उठता है कि यूनेस्को कितने क्षेत्रों में ऐसे लिस्ट को जारी करता है, जैसे कि इसके 7 क्षेत्र हैं। कितने क्षेत्र हैं, 7, यानी 7 क्षेत्रों में क्या जो है क्रिएटिव सिटी नेटवर्क लिस्ट जारी करता है। कितने में, 7 क्षेत्रों में। वो 7 क्षेत्र कौन है, शिल्प एवं लोक कला, डिजाइन, फिल्म, पाक कला, साहित्य, मीडिया और संगीत। आपसे पूछ सकता है, इसका परंपरागत सवाल है, क्योंकि हो सकता है कि आपसे एक स्टेटमेंट का क्वेश्चन किया जाए और दूसरा ये पूछ लिया जाए कि यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क लिस्ट किन क्षेत्रों के आधार पर चयनित करता है। तो 7 क्षेत्र हैं, क्या है, शिल्प एवं लोक कला, डिजाइन,
फिल्म, पाक कला, साहित्य, मीडिया और संगीत, है ना। इन 7 क्षेत्रों में से ही किसी का सृजनात्मक शहर नेटवर्क सूची में चयन होगा। तो उस क्रम में अगर आप देखते हैं तो कोझिकोड का चयन साहित्य की श्रेणी में हुआ है और ग्वालियर का चयन संगीत की श्रेणी में हुआ है। अब ये बात उठता है कि क्या भारत के पहले कुछ ऐसे शहर हैं जो इस सूची में शामिल हैं? तो हाँ, शामिल हैं। पहला कौन है? आपका जयपुर। जयपुर शामिल है, शिल्पकला में जयपुर शामिल किया गया था। श्रीनगर यानी जम्मू कश्मीर, यह भी शिल्पकला में शामिल है, आपका दूसरा शहर है। तीसरा कौन है? मुंबई, ये फिल्म कला में शामिल किया गया है। और चौथा शहर आपका है वाराणसी, जिसे संगीत में शामिल किया गया था। चेन्नई भी संगीत में है, जो कि 5वां है। और हैदराबाद, पाक कला जो तेलंगाना में है, छठे। यानी कि इससे पहले भारत के 6 शहरों को यूनेस्को ने क्या किया है? सृजनात्मक शहर नेटवर्क सूची में शामिल कर रखा है। इन 6 शहरों का नाम भी आपको याद होना चाहिए, क्योंकि न्यू क्वेश्चन क्या बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर यूनेस्को द्वारा सृजनात्मक शहर नेटवर्क सूची में शामिल अब तक नहीं किया गया है। तो यह किया गया है, नहीं किया गया, तो टाइप के सवाल आपके बन सकते हैं। तो आपको यहाँ 6 तो भारत के याद होनी चाहिए, बाकी आप कोझिकोड, ग्वालियर 2 याद होना चाहिए। यानी 6 तो 8 शहरों को एकदम कंठस्थ किए रहिए, क्योंकि एक सवाल कहीं नहीं बनता है तो आरओ में बन सकता है। एक खेला इसका और क्या है, ये जब मैचिंग टाइप क्वेश्चन बनाएगा तो आपके सामने कोझिकोड के सामने क्या रख देगा? संगीत, और ग्वालियर के सामने क्या रख देगा? शिल्पकला, है ना। तो आप फंसेंगे, ध्यान रखिएगा। अगर मैचिंग टाइप भी बनाना चाहेगा, बनारस यहाँ है, बनारस के सामने क्या रख देगा? पाक कला। चेन्नई के सामने क्या रख देगा? डिजाइन। आपको कंफ्यूज करवाएगा। तो इसलिए आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये लेटेस्ट करंट अफेयर्स है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये मान कर चलिए कि आपके आरओ एग्जाम और जो है 17 मार्च को होने वाले पीसीएस किसमें, पीसीएस प्री एग्जाम में, दोनों एग्जाम में कहीं ना कहीं जरूर पूछा जाएगा। ये कोई बचेगा नहीं। हमारी तरफ से क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस बोर्ड में जितना भी लिखा है उसमें ये कहा जाए कि सबसे महत्वपूर्ण 2 सवाल हैं। एक यहाँ है, एक अभी आगे आने वाला है, बता दूंगा मैं। कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में हुआ। कब हुआ? 4 नवंबर 2023। यहाँ डेट की जरूरत नहीं है, स्थान की जरूरत है ना। अब एक बात होता है कि 7वां गंगा उत्सव कहाँ हुआ? तो आप बताएंगे नई दिल्ली में हुआ। और ये एक बात और याद रखिएगा, ये 4 नवंबर को ही क्यों हुआ? ये सवाल उठना चाहिए। इसलिए 4 नवंबर को हुआ क्योंकि 4 नवंबर 2008 को गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। इसीलिए हमेशा जब प्रत्येक वर्ष 4 नवंबर क्या मनाया जाता है? गंगा उत्सव मनाया जाता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका है अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में 95वां सदस्य कौन है? आरओ के लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये किसके लिए? आरओ के लिए। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य कौन है? तो चिली है। ठीक है, इजी है, चिली को रट्टा मार चले जाएंगे। चिली कहाँ है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक तटीय देश है। अगर आप थोड़ा सा अगर इस समय महोत्सव का साल किए होंगे तो आपको मिला होगा। ठीक, अब बात उठती है कि जो अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन है, ये गठित कब हुआ है, इसकी शुरुआत कब हुई? तो भारत के प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति दोनों एक साथ थे। कहाँ पर थे? पेरिस में। पेरिस कहाँ है? फ्रांस में है। और कब की बात है ये बात है 30 नवंबर 2015 की बात है। यानी अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन कब बना था? तो 30 नवंबर 2015 बना था। कहाँ बना था? पेरिस में। क्यों बना था? क्योंकि वहां उस समय COP21 जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का 21वां क्रम चल रहा था। तो वहां कौन कौन मिलकर बनाया इसको? भारत के पीएम और फ्रांस के राष्ट्रपति ने पेरिस में। इसका मतलब ये है जिसकी आपूर्ति हम विद्युत से करते हैं, बिजली से करते हैं, ऊर्जा जो हम लेते हैं। अब यहाँ इसका उद्देश्य यही है ना कि हम क्या करेंगे, क्या सोलर जो रेडिएशन होता है यानी कि सौर ऊर्जा का अन्य जो है विद्युत आपूर्ति में क्या करेंगे, उपयोग करेंगे या स्थानांतरण करेंगे। यही इसका उद्देश्य है और कुछ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, गुजरात की पहली हेरिटेज ट्रेन कहाँ से कहाँ चलेगी? आपको ये डेट तो नहीं यहाँ जरूरत है, लेकिन मैंने यहाँ लिख दिया है 31 अक्टूबर 2023 को पीएम मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था। हाँ, एक बात और है, इसका सवाल जो बन सकता है का आरोह चाहे पीछे दोनों जगह, वो सवाल क्या बनेगा कि गुजरात की पहली हेरिटेज ट्रेन कहाँ से कहाँ चलेगी? एकता नगर
केवड़िया से अहमदाबाद कहाँ 182 किलोमीटर का सफर तय करेगी। एक खास बात है कि इसका इंजन जो है ना वो इलेक्ट्रॉनिक इंजन है ना, डीजल पेट्रोल की बात यहाँ नहीं है। डीजल कोयला संचालित नहीं, अब तो कोयला कुछ होता नहीं, या तो विद्युत से होता है और या तो डीजल होता है, तो ना डीजल ना विद्युत की बात है ना। चलिए नेक्स्ट, कुछ जीआई टैग दिए गए जो बहुत महत्वपूर्ण है ना। क्या सीबक थॉर जीआई टैग किसे मिला? लद्दाख का, ये जानिएगा सीबक थॉर एक वनस्पति है, आप विज्ञान में पढ़े होंगे, है ना। और आपके लीवर के और तो हमें हाँ मेडिसिन में बहुत उसका उपयोग होता है, खासकर जो डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए जितने भी बनाए जाते हैं, चाहे लीवर चाहे किडनी के लिए, वहाँ सीबक थॉर्न दिया जाता है। और बेरीनाग चाय उत्तराखंड का है जिसे जीआई टैग दिया गया है। अयोध्या धाम का लड्डू जो कि अयोध्या में से ही है, उत्तर प्रदेश दिया गया है ना। इतने सवाल आपके जीआई टैग पर, दो यहाँ पे सीबक थॉर्न और बेरीनाग ध्यान दीजिएगा, बाकी अयोध्या धाम का लड्डू तो ऐसे याद रहेगा। जब लड्डू आए समझ लीजिए कि अयोध्या का है, क्योंकि आज का अयोध्या वो चर्चा में है ना, आपको बताना नहीं है। वैसे बहुत अच्छा लड्डू होता भी है, और यहाँ लड्डू कई टाइप के मिलते हैं अयोध्या में। एक मिलता है जो नारियल का बना होता है ना, नारियल को छील करके बनाते हैं, वो बहुत अच्छा बनता है खोए के साथ। एक लड्डू यहाँ बेसन का बनाया जाता है, चने के बेसन का। एक सादा होता है, एक देसी घी का लड्डू होता है। तो देसी घी का खाएंगे तो ज़्यादा मज़ा पाएंगे, उससे भी ज़्यादा मज़ा पाना हो तो आप नारियल का भी खाइए। लेकिन एक लड्डू यहाँ ऐसा भी मिलता है जो कि बहुत ही लोक प्रचलन में है, जिसे लगभग 99% लोग क्या करते हैं, हनुमान जी को ले जा करके मंगलवार शनिवार को समर्पित करते हैं। कौन सा? जो सादा होता है, जो देसी घी का नहीं बना होता है, जो सिर्फ चने के बेसन का बना होता है। वो बहुत ही टेस्टी होता है जब तक ताज़ा रहता है। उसमें चीनी मिलाने का और चीज़ें मिलाने से नहीं है, उसके बनाने की कला ही इसको क्या दिलाई है, जीआई टैग दिलाई है। क्योंकि इस लड्डू में जितना सौंधापन होता है वैसे कहीं लड्डू मिल रहा हो किसी शहर में, किसी ने बनाया हो तो नहीं मिलेगा। अयोध्या जनपद में ही वही लड्डू अगर अयोध्या के अलावा बाहर कहीं बन रहा हो, नाका फैजाबाद कहीं भी बन रहा हो, फैजाबाद ही जिले में कहीं बन रहा हो, तो वो महक और वो सौंधापन नहीं मिलेगा जो वहाँ मिलता, जो हनुमान जी को जो है अर्पित करते लोग ले जा करके। यानी लड्डू के वहाँ 3 टाइप के हैं, उनमें सबसे मज़ेदार तो देसी घी का होता है, देसी घी भी अच्छा लगता है, लेकिन उसमें जो सबसे लोक प्रचलित लड्डू उसका है, जो जीआई टैग दिया गया है, उसको 99% लोग हनुमान जी के सामने लेके उपस्थित होते हैं। एक खास बात है कि उस लड्डू को आप अगर 2-3 बनने के 2-3 दिन के अंदर यूज करते हैं तो बहुत ही टेस्ट मिलेगा। अगर उसे आप 5-6 दिन बाद यूज करते हैं और वो ठंडक का समय ना हो तो और मज़ा आएगा। ठंडे में थोड़ा टाइट हो जाता है, गर्मी में तो वैसे बना रह जाता है। तो उस लड्डू को जितना पुराना करते जाओगे उतना मज़ा आएगा। यानी अयोध्या धाम का जिस लड्डू को जीआई टैग दिया गया है उसकी बहुत विशेषता है। खाते चले जाओगे, चाहे 1 किलो 2 किलो 3 किलो 4 किलो, उसकी अपनी विशेषता यह भी है कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को वो डैमेज नहीं लीजिए, वो आपको तुरंत परेशानी हो सकती है। लेकिन जो चने के बेसन का बनता है ये बहुत टेस्टी होता है, मज़ा लीजिए, खाइए उसको। नेक्स्ट है क्या आपका 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कब हुआ? 17 से 20 जनवरी 2024 के मध्य होगा। कब होगा? 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 17 से 20 जनवरी 2024। अभी तो आज के कौन सी डेट है? अभी आज 13 जनवरी है, यानी 17 को शुरू होगी। कहाँ शुरू होगी? फरीदाबाद में। फरीदाबाद कहाँ है? हरियाणा में है। कौन ये ऐसा महोत्सव शुरू करवा रहा है, किसके द्वारा हो रहा है? तो आप बताएंगे विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नहीं इसका थीम है ये, तो इसका थीम है क्या? ये कहाँ कौन करवाएगा? 2015 से अगर देखा जाए तो इसका आयोजन विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ये लोग आयोजित करते रहे हैं प्रत्येक वर्ष। इसको किया जाता है, 2015 शुरू किया गया है, इस बार हरियाणा में होने वाला है। और इसकी थीम क्या है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी अमृतकाल में सार्वजनिक लोक संपर्क। तो यहाँ आपको क्या याद करना पड़ेगा? एक यहाँ पे 16वां भारतीय नागरिक परिवहन का थीम आपको याद होना चाहिए क्या? एकीकृत और लचीला शहरी परिवहन। और दूसरी थीम सबसे महत्वपूर्ण कहाँ है? 9वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, जिसका जो फरीदाबाद के हरियाणा में कौन करेगा? विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय दोनों मिलकर करेंगे इसका आयोजन।
थीम क्या दिया गया है इस बार का? विज्ञान और प्रौद्योगिकी, अमृतकाल में सार्वजनिक लोक संपर्क, है ना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपके लिए है ये भी। नेक्स्ट आपका है वैश्विक मत्स्यिकी सम्मेलन कहाँ हुआ? तो एक अगर देखा जाए तो भारत में हुआ है। अगर देश को पूछा जाएगा तो वहाँ भारत को आप लगाएंगे, और ऐसे समझिए अहमदाबाद में हुआ है। लेकिन ये सवाल ऐसे नहीं पूछा जाएगा, आज जब भी पूछा जाएगा तो वैश्विक मत्स्यिकी सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया था, और उसमें जापान, ब्राजील, है ना, अमेरिका, चीन, भारत दे देगा तो भारत पे आपकी नजर नहीं जाएगी। आप दोनों बातों जानिएगा, क्योंकि यह सम्मेलन वैश्विक स्तर पर है। जैसे कि हमारे यहाँ G20 हुआ था ना, तो 20 देशों का समूह था, लेकिन यह जो सम्मेलन हुआ है ये वैश्विक है, इसमें बहुत सारे देश हैं। तो कहाँ हुआ? भारत में हुआ। भारत के कहाँ हुआ? अहमदाबाद में। इसका विषय क्या था? थीम क्या थी? मत्स्य पालन और जलीय कृषि धन का उत्सव मनाएं। क्या थीम था? मत्स्य पालन और जलीय कृषि धन का उत्सव मनाएं, ऐसी थीम दिया गया। और हमने कहा था कि इस बोर्ड पे 2 सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। पहला क्या था? यूनेस्को से संबंधित कोझिकोड ग्वालियर जो क्रिएटिव सिटी का जो लिस्ट में शामिल किया गया है। वैसे इस बोर्ड का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है सरस आजीविका मेला। क्रम आपसे पूछा जा सकता है, दूसरा क्रम है। दूसरा, सरस आजीविका मेला 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? गुरुग्राम में हुआ। कहाँ हुआ? गुरुग्राम। गुरुग्राम कहाँ है? हरियाणा में है। कब से हुआ था? 26 अक्टूबर से 11 नवंबर 2023 को हुआ था। और इसका आयोजन किसने किया था? ग्रामीण विकास मंत्रालय और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज संस्थान के द्वारा इसका आयोजन किया गया था। आप प्रीवियस ईयर का उठा के देखें कि पेपर सरस आजीविका मेला जब पहली बार हुआ था तो वो सवाल सीधा सीधा पीसीएस में प्री एग्जाम में पूछा गया है। तो ये करंट अफेयर्स मैं जो भी आपको पढ़ा रहा हूँ या जो भी मेरे द्वारा आपको दिया जाएगा उसमें यूँ समझिएगा बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। आपके ऐसे काम को मैं आसान बना दूंगा जो आप करंट के लिए भटकते रहते हैं कि नहीं मैं तो इतनी किताबें पढ़ लूँ, ये मैगजीन पढ़ लूँ, वो पढ़ लूँ, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सारा का सारा जितना क्लास हमारा होता है करंट अफेयर्स का सब बार बार रिविजन करिए। 5 मिनट 10 मिनट 7 मिनट का है भी हम लोग क्लास, इस पर रिविजन करते रहिए, कई बार देखिए, वैसे आपको याद हो जाएगा। इस बात की गारंटी अधिकतम सवाल आपको मिलेंगे। 100% करंट के फंसाने की जिम्मेदारी हम लोगों की बनती है। ठीक है।